नमस्कार। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की दुनिया में उतर रहे हैं, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हमारे पास कई लेख और शोध नोट हैं इस प्राचीन कांस्य युगीन सभ्यता पर। तो आज कोशिश करते हैं समझने की कि ये सभ्यता इतनी असाधारण क्यों थी। बिल्कुल, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सभ्यता मतलब काफी लंबे समय तक रही। करीब 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। अच्छा, काफी लंबा समय है। हाँ, और जो इसका मुख्य दौर था वो था 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? क्या? ये उस समय की दुनिया की सबसे फैली हुई सभ्यता थी। मतलब क्षेत्रफल में मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ी। सच में? कहाँ तक फैली थी ये? देखिए, आज के उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक बहुत बड़ा इलाका था। कमाल है। तो मतलब इनका असर बहुत दूर तक था। और इनके शहर, मैंने सुना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में, उनका शहरी नियोजन गजब का था। हाँ बिल्कुल। आप सोचिए, उस जमाने में एकदम सीधी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जैसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। ग्रिड पैटर्न। और सिर्फ यही नहीं, उनकी ईंटें देखिए, ज्यादातर पक्की मिट्टी की बनी हुई थी। अच्छा। और उनमें गजब का मानकीकरण था। मतलब एक ही आकार और अनुपात की ईंटें मिलती हैं ज्यादातर जगहों पर। एक ही साइज की ईंटें पूरे इतने बड़े इलाके में? हाँ, ये दिखाता है कि उनका समाज कितना व्यवस्थित था। शायद कोई केंद्रीय प्राधिकरण रहा हो जो ये सब नियंत्रित करता हो। ये तो जबरदस्त प्लानिंग लगती है। और तो और वजन और माप के लिए भी उनके अपने मानक थे। हाथी दांत के बने स्केल मिले हैं जिन पर बहुत बारीक निशान हैं। हाथी दांत की स्केल? वाह। जी, उनकी जल निकासी व्यवस्था तो उस समय की किसी भी और सभ्यता से कहीं ज्यादा उन्नत थी। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। नालियां ढकी हुई थीं और घरों से पानी निकालने का इंतजाम था। बिल्कुल, कुछ घरों में तो दूसरी मंजिल पर भी टॉयलेट थे जो मिट्टी के पाइप से सीधे बाहर की मुख्य नाली से जुड़े थे। सोचिए जरा। अविश्वसनीय। उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत ही आगे की बात है। सही बात है। अच्छा, और व्यापार वगैरह कैसा था? लगता है वो भी काफी होता होगा। वो मोहरें मिली है ना खास तरह की। हाँ, वो मोहरें जिन पर जानवरों की आकृतियां बनी है, बहुत खास हैं वो। लगता है इनका इस्तेमाल या तो संपत्ति की पहचान के लिए होता था या फिर व्यापार में सामान पर ठप्पा लगाने के लिए। अच्छा। और ये मोहरें दूर दूर तक मिली हैं, मेसोपोटामिया तक में। तो जाहिर है व्यापार नेटवर्क काफी बड़ा था। हाँ, तो अर्थव्यवस्था सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आधार तो कृषि ही था। गेहूं, जौ, मटर, सरसों, तिल उगाते थे। और कपास, दुनिया में कपास के सबसे पुराने सबूत यहीं सिंधु घाटी से ही मिले हैं। कपास के सबसे पुराने सबूत? ये तो बड़ी बात है। जी हाँ, और पशुपालन भी करते थे। मवेशी, बिल्लियां, कुत्ते, शायद हाथी, ऊंट और भैंसें भी पालते थे। काफी उन्नत कृषि और पशुपालन था मतलब। बिल्कुल। और कला और शिल्प के बारे में क्या पता चलता है? उसमें भी माहिर थे। मोहरों पर जो जानवरों की नक्काशी है वो तो कमालती है ही। धातु का काम भी बहुत अच्छा करते थे। तांबा, कांसा, सीसा, टिन। वो मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति देखिए। हाँ हाँ, देखिए, बहुत मशहूर है वो तो। वो उसी समय की है। और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों से बहुत सुंदर मनके और गहने बनाते थे। मतलब हर क्षेत्र में काफी विकसित थे ये लोग। हाँ, लगभग हर क्षेत्र में। लेकिन एक चीज है जो आज भी पहेली बनी हुई है। क्या? उनकी लिपि। बिल्कुल, उनकी अपनी एक लिखाई थी। हजारों नमूने मिले हैं मोहरों पर, बर्तनों पर, तांबे की छोटी पट्टियों पर। लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है ना? दुर्भाग्य से नहीं। आज तक कोई उसे समझ नहीं पाया है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का शायद सबसे बड़ा रहस्य है। सोचिए, अगर वो पढ़ी जाए तो कितना कुछ पता चलेगा। हाँ, शायद उनके समाज, उनके विश्वास, उनके रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में हमारी समझ पूरी तरह बदल जाए। अच्छा, तो फिर इतनी उन्नत सभ्यता का अंत कैसे हुआ? लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद पतन शुरू हो गया था ना? हाँ, धीरे धीरे पतन होने लगा। कोई एक अकेला कारण तो नहीं लगता है। ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ी वजह थी। जलवायु परिवर्तन मतलब मॉनसून का पैटर्न बदल गया होगा, बारिश कम हो गई होगी। सरस्वती जैसी नदियां या तो सूखने लगी या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। ओह, अच्छा, तो इससे खेती पे असर पड़ा होगा, जाहिर है। बिल्कुल। खेती प्रभावित हुई तो शहरों का आधार कमजोर पड़ गया और वे धीरे धीरे उजड़ने लगे। कुछ लोग बाहरी आक्रमण या किसी महामारी की भी बात करते हैं, पर जलवायु और नदियों में बदलाव वाली थ्योरी ज्यादा मानी जाती है। समझ आता है।
तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? एक तो उनका शहरी नियोजन जबरदस्त था। हाँ, उन्नत शहरी नियोजन और तकनीक। दूसरा, उनका भौगोलिक फैलाव बहुत बड़ा था। बिल्कुल, विशाल फैलाव। एक समृद्ध अर्थव्यवस्था और व्यापार। हाँ, जटिल अर्थव्यवस्था। और एक रहस्यमयी लिपि जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। सही कहा। सिंधु घाटी सभ्यता वाकई में प्राचीन दुनिया की शहरी प्रतिभा और संगठन क्षमता का एक असाधारण नमूना है। इसने न सिर्फ अपने समय में बल्कि दक्षिण एशिया की बाद की संस्कृतियों के लिए भी एक मजबूत नींव रखी। हाँ, इसकी विरासत आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। निश्चित रूप से। चलिए जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर कल को हम सिंधु लिपि को समझ पाएं तो क्या खुलेगा? क्या हमें उनकी कहानियां पता चलेंगी, उनके राजाओं या देवताओं के नाम, या उनके पतन का असली अंदरूनी कारण? ये खोज शायद हमारे अतीत की पूरी कहानी बदल दे।